अच्छा अच्छा, ये स्क्रीन अभी शेयर हो जाएगी। शेयर हो गई स्क्रीन? जी सर। अच्छा, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मार्केट डिमांड कब सर देखनी हो है। गई। अच्छा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मार्केट, तो वो कैसे निकलती है? वो है व्हेन वी एड अप हम्म। ऑल द इंडिविजुअल डिमांड ऑफ all consumers in the market, we get market demand. ठीक है, when we add up all the individual demands of consumers in the market, we get market demand. तो यहाँ पर पांच प्राइस पे कंज्यूमर ए कितनी डिमांड कर रहा है? 20, कंज्यूमर बी 15, कंज्यूमर सी 10। तो ये कितनी बन गई? 45। दिस इज द मार्केट डिमांड। इसी तरह 15 पे क्या हुआ? डिमांड कंज्यूमर ए 15 डिमांड कर रहा है, बी 10 कर रहा है, और सी जो है वो 5 कर रहा है। ये हो गई 30। तो ये मार्केट डिमांड है। अच्छा, अगर मैं इसका आपको डिमांड कर्व बना के दिखाऊं, तो अगर मैं ए की बात करूं, तो ए का डिमांड कर्व कुछ इस तरह का बनेगा। ये ए का अच्छा, मैं ए की पे बना देता हूँ ठहर कर, ताकि आसानी रहे। यहाँ नीचे बना के ना, यहाँ मैं एक बना रहा हूँ ये। अच्छा, अब यहाँ मैंने प्राइस ली हुई है, यहाँ मैंने क्वांटिटी ली हुई है। तो क्वांटिटी में 5 से लेके 30 तक, तो 10, 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30। ये मैंने स्केल ले लिया। 5, 10, 15 कहाँ गया? 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30। ठीक है, अब मैं पहले ना कंज्यूमर ए की का प्लॉट करता हूँ। तो मैं नीचे भी है, ये 5 है, ये 10 है और ये 15। तो 5 पे कंज्यूमर ए की डिमांड कितनी है? बताओ जल्दी, कितनी है? सर पहले डिमांड कितनी थी? 20। हाँ हाँ, 20। 5 पे डिमांड है 20, तो वो आएगी कहीं यहाँ करके। ये पॉइंट आ गया। अच्छा, और 15 पे कितने हो गई? 15 पे हो गई 15, तो वो आप यहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। तो ये हमारे पास आ गई डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए। इसी तरह बी की भी ले लो। पहले 5 पे 15 थी, यहीं पर ही थी। और सर इन दोनों के डॉट्स लगा देंगे। और 10, हाँ जी। और कितने पे, क्या कहते हैं, 15 पे 10 हो गई। तो 5 पे 15, सॉरी, ये तो हमने अभी ए बनाया ना, ए का बना लिया। तो 5 पे 15 कहाँ? ये आ गया पॉइंट ए। 5 पे 15 और 15 पे 10, तो यहाँ आ गई 15। नहीं, प्राइस 5, सॉरी गलत हो गया। अच्छा, प्राइस जो है वो 5 है, तो उस पर 15 यहाँ आ गया। और 15 पे 10 हो गई है, यहाँ आ गई। एक मिनट, ये जरा थोड़ा सा नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया है सॉफ्टवेयर। वेट करो, एक मिनट, हो गया। अच्छा, ये 5 पे 15 थी, यहाँ ये आ गया हमारे पास। क्या? डिमांड ऑफ बी आ गई। इसी तरह डिमांड फॉर सी है कि 5 पे 10 है यहाँ, और 15 पे 5 है यहाँ। और इसको भी हमने प्लॉट कर लिया इसी तरह। तो ये हमारे पास आ गई जी कंज्यूमर की सी की डिमांड। ये सारे कौन सी डिमांड है? डिमांड कब है? ये इंडिविजुअल डिमांड कब है, जो एक कंज्यूमर के बनते हैं। मैंने 3 इंडिविजुअल डिमांड कब बना दिए। ठीक है, अभी तक जो हमने पीछे भी पढ़ा था वो भी इंडिविजुअल डिमांड कब ही थी। मार्केट डिमांड कब क्या है? मार्केट डिमांड कब है कि आप अब जमा करेंगे ना सबको, तो 5 पे अब मार्केट की डिमांड कितनी है, सारे कंज्यूमर मिलकर कितनी डिमांड कर रहे हैं, वो है 45। तो वो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ये 35, ये 40 और ये 40। तो 5 पे 45 यहाँ आ गया, और 15 पे 30 आ गया, वो यहाँ कहीं आ जाएगा ये। तो ये हमारी
क्या आ गई थी, मार्केट डिमांड। ये इस तरह से है, और ज्यादातर वो सबको जमा करके आनी है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल आप समेशन करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल समेशन यानी कि सम करना, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। सर उसके अंदर सिर्फ 2 डॉट्स लगेंगे, राइट? हाँ, जो सब में 2 डॉट्स ही लग रहे थे क्योंकि हमने दो ही प्राइस की दो ही वैल्यू ली थी। अच्छा, इसे हॉरिजॉन्टल सर समेशन क्यों, मतलब कंपाउंड करके। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल समेशन सर क्यों बोल क्योंकि रहे हम हैं। हॉरिजॉन्टली प्लस कर रहे हैं। हाँ जी, यानी कि इसको जमा किया, इसको जमा किया, इसको जमा किया, इन तीनों को जब जमा किया तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह इसको 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 जमा किया, इन तीनों को जमा किया तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बात हो गई। अब हम ना देख लेते हैं इतना जल्दी से, क्योंकि आपको डिमांड का पता है तो सप्लाई का भी पता होगा। सप्लाई कर्व में भी आपको पता है कि प्राइस में और सप्लाई में क्या रिलेशन होता है, जल्दी से बता दो। सर अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, और अगर प्राइस कम हो जाती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है। सर क्योंकि अगर जब कंज्यूम नहीं सॉरी सर, जब प्राइस बढ़ती है तो जो प्रोड्यूसर होता है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो वो उधर ज्यादा रिसोर्सेज लगा के सप्लाई इंक्रीज कर देता है फॉर जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा है। तो आपने बिल्कुल सही बात बताई है, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है क्योंकि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज्यादा नजर आता है। प्राइस कम होने से प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम नजर आता है तो वो उसे कम कर देता है, लेकिन ये प्राइस फैक्टर है और जी इसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट अलोंग द कर्व ही होगी, मूवमेंट अलोंग द कर्व जिस तरह डिमांड कम में होती है, यानी कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। और उसका जो कर्व बनता है वो आपको पता है पॉजिटिवली स्लोप होता है, और वो हमें नजर आ रहा है ये, कि अगर 2 पॉइंट हम ले लें, यहाँ P है, ये P1 है, तो प्राइस बढ़ रही है, तो सप्लाई जो है वो भी बढ़ती जा रही है। और अभी ये मूवमेंट कहाँ को हो रही है, इस तरफ को, ए से बी की तरफ, ये एक्सटेंशन है। अगर मूवमेंट बी से ए की तरफ हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, उस सूरत में क्या तो होगा, कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस कम होगी और सप्लाई भी कम हो जाएगी। राइट, ऐसे ही है ना। जी सर। अच्छा, ये आपको समझ आया। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ नॉन प्राइस फैक्टर, तो वो भी आपको समझ आती है। अच्छा, इसमें भी सेट्रस वेरिएबल्स का वर्ड इस्तेमाल होता है। ये सेट्रस वेरिएबल्स जो हम कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये वही वाले हैं। तो वो जो नीचे हमने बात की है ना, ये असल में बेसिकली जो है, ये लॉ ऑफ सप्लाई में ऐसे होता है। लॉ ऑफ सप्लाई में ऐसे होगा, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन इस कंडीशन पे सेट्रस वेरिएबल्स बाकी फैक्टर चेंज ना हो। लेकिन उन फैक्टर्स को हमने डिस्कस तो करना है अब लॉ ऑफ सप्लाई के अलावा, वो ये फैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं। और इन फैक्टर्स जो हम देखने लगे हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप टेक्नोलॉजी को ले लो, टेक्नोलॉजी आ गई तो आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं। आप वेदर को ले लो, आप कॉस्ट को ले लो, आप प्राइस सर ऑफ, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। वेरी गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड्स को ले लो। आपने जो कहा बिल्कुल डायरेक्ट नहीं, हाँ आपने सही बोला, सही वर्ड इस्तेमाल किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी। सर कंपेटिटर्स से भी इफेक्ट आ सकता है वो प्राइस ऑफ अदर गुड्स में अगर आएगा ना, मार्केट में कंपटीशन घट जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा। हाँ हाँ सर, वही मैं क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ इसलिए। हम्म, अच्छा, मतलब तो प्राइस, कंपेटिटर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं कॉम्पिटिटर भी तो तभी आएंगे ना जब प्राइस ज्यादा हो रही होगी, वरना क्यों आएंगे, नहीं। जी तो वो तो प्राइस फैक्टर आ गया ना, प्राइस बढ़ने से जी सर। कॉम्पिटिटर आ गया और उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी, मार्केट में बढ़ गई, तो वो तो प्राइस की वजह से बढ़ी ना, वो थोड़ी बात करेंगे, है ना। जी जो सर। मैंने फैक्टर्स बताए हैं इनमें तो प्राइस कहीं नहीं आ रही ना, टेक्नोलॉजी नहीं नहीं आ सर। गई, आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, नॉन स्टॉप, वर्कर की जरूरत नहीं है, 24 आवर्स काम हो सकता है, सप्लाई बढ़ जाएगी। वेदर अच्छा हो गया या खराब हो गया, सैलाब आ गया
या बारिशें नहीं हुई तो फिर सप्लाई कम भी हो सकती है। कॉस्ट ज्यादा हो गई तो प्रॉफिट कम हो गया, आप सप्लाई को कम कर देंगे, या अगर कॉस्ट कम हो गई है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा, सप्लाई ज्यादा कर देंगे। इसी तरह प्राइस ऑफ अदर गुड्स को भी हम ले सकते हैं कि अगर मैं ये कहता हूं कि दो गुड्स हैं ए और बी, ठीक है, तो अब दोनों के पास कस्टमर आते हैं, लेकिन ए के पास जो है ना वो कस्टमर 2 हैं और बी के पास आ जाते हैं कोई 5 के करीब। तो बी क्या करता है, वो अपनी प्राइस बढ़ा देता है। तो ए क्या करेगा पता है? ए ये करेगा कि बी ही बेचना शुरू कर देगा, क्योंकि उसमें प्राइस ज्यादा है। प्राइस क्यों ज्यादा है? वही प्राइस मैकेनिज्म की वजह से, कस्टमर ज्यादा हुए, ज्यादा डिमांड की, प्राइस बढ़ गई। तो अब क्या ए की, अब बी तो आ गया, हम समझ आ रही। अब यहाँ पर हमने देखा कि बी की प्राइस बढ़ गई। अच्छा, बी की प्राइस बढ़ने से बी तो बढ़ गई, क्योंकि अब ए को क्या हुआ मुझे बताओगे? ए की जो सप्लाई है वो कम नहीं हो गई, क्योंकि ए ने भी बी लगाना बेचना शुरू कर दिया है ना। शादी, सर तो सप्लाई कैसे कम हुई थी? तो ए की सप्लाई नहीं कम हुई, और सॉरी ए, हाँ वही कह रहा हूँ, ए की सप्लाई कम, देखो ना, ए ने भी बी बेचना शुरू कर दिया तो ए तो खत्म हो गई, फिर ए की सप्लाई कम नहीं होगी। मतलब जो यहाँ सर वो पर ओरिजिनली प्रोड्यूस करती थी। देखो, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये ए और बी बिजनेस नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, दो बिजनेसेस से, एक बिजनेस ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता था, एक बी बेचते थे। अब बी की डिमांड ज्यादा हो गई तो प्राइस बढ़ गई। तो बी की तो ए ने क्या किया, जो वो बिजनेस जो ए प्रोडक्ट बनाता था, उसने ए को बंद करके बी बनाना शुरू कर दिया। तो बी की सप्लाई बढ़ी, बताओ, बी की सप्लाई बढ़ी कि नहीं? यस। बढ़ गई। लेकिन बी की यस। सप्लाई बढ़ी है, लेकिन बी में एक्सटेंशन होगी, मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी। क्यों बोला? सर सप्लाई जो बढ़ गई। सप्लाई, क्योंकि वो प्राइस की वजह से बढ़ रही है। बी की सप्लाई बी की प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ रही है। ये जो प्राइस यहाँ बढ़ रही है वो तो बी की बढ़ रही है, ए की थोड़ी बढ़ रही है, ये है ना। जी सर। तो बी में, बी के सप्लाई कर्व में मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी। लेकिन ए को क्या हुआ? क्या ए की प्राइस में कोई चेंज आ रहा है? नो। नो। तो ए की सप्लाई को क्या हो रहा है? सर वो कम हो जाएगी, कम हो रही इम्पैक्ट है। दूसरे गुड की वजह से। इसका मतलब है कि ए की जब सप्लाई कर्व बनाएंगे तो उसमें शिफ्ट दिखाएंगे लेफ्टवर्ड के, कम हो रही है, क्योंकि ये नॉन प्राइस फैक्टर है। समझ आ गई? जी सर। ये है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। नहीं आई तो अभी भी बता दो। सर आ गई है। आ गई है। और ये टैक्सेस और सब्सिडीज भी आपको समझ आती है। टैक्सेस लगते हैं तो सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाती है, और अगर सब्सिडीज जी गवर्नमेंट सर वो देती है आता तो है। सप्लाई सप्लाई राइट पे चली जाती है। ये आपको पता है? सप्लाई। जी सर। अच्छा, ओके, फाइन, ये अच्छी बात है। अच्छा, अब ना, ये तो हमने अब चूंकि हम खैर डिमांड सप्लाई को बाद में देखेंगे, तो नॉन प्राइस फैक्टर का भी आपको अच्छे से पता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अच्छा, अब हम आगे, हमारे पास आ जाता है आगे, हमारे पास आएगा आगे मार्केट इक्विलिब्रियम। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि टैक्स को ग्राफ से कैसे फाइंड आउट करते हैं, सप्लाई को ग्राफ से कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है? आता है? अगर अमाउंट निकालनी हो या एरिया निकालना हो। फिर हाँ, सर नहीं। नहीं, अच्छा, बहरहाल आज के लिए इतना ही। और इतना आप पढ़ लो बुक से, और कल हम फिर आगे चलेंगे। आपकी वर्कशीट भी मैं देख लूंगा, वो भी भेज देना। ठीक है जी, खुदा हाफिज। जी सर।